हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और मेरे ड्राइवर साथी सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं ठीक हूँ एकदम। मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। जयराम जी की गुरुजी, जयराम जी की भाई गौरव तोमर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज की आज आखिरी क्लास है। और आखिरी क्लास में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आज चैप्टर समाप्त होगा। आज मैं आप लोगों को जो है वो 50 60 70 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। उस वर्कशीट को लगा लेना। उसके बाद जो है परसेंटेज में शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को छूने की कोशिश की है। और मंडे से जो हम लोगों का चलेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार ऊपर करना भाई, एक ड्राइवर मेरा प्यारा दोस्त नाराज है किसी बात से। अच्छा, ड्राइवर वाले सर आदित्य रंजन, रंजन सर हैं वो। आदित्य रंजन कौन है? रंजन सर है, रंजन सर है। ये आगे का नाम नहीं पता है मुझे। राकेश रंजन सर है या ऐसा ही कुछ है। रंजन सर, रंजन सर के नाम से फेमस है हमारे यहाँ। तो मैं देख लूंगा एक बार, ड्राइवर वाला पार्ट वो देख रहे हैं, एक बार सर से बात कर लूंगा, है ना। लिख लेना भाई इशू, ठीक है। बात कर लेंगे सर से। बाकी दिक्कत मत लो किसी भी तरीके की, है ना। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वैन आरेख डिस्कस किया था, यानी वैन डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैन डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैन आरेख हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। उसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथी। फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का जागरूकता और गणितीय तकनीक के लिए परीक्षण किया गया। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल रहे। यदि दोनों में 136 उम्मीदवार पास हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बड़े आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कितनी चीज हैं? आप कहेंगे दो चीज हैं। आप दो सर्किल बना लीजिए। ये रहे दो सर्किल जो एक दूसरे को काटते हुए आप लोगों ने बना दी। ये वाला सब्जेक्ट जो है ये मेरे भाई जीए है और ये वाला सब्जेक्ट जो है ये क्यूटी है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को यह याद रखना है कि दोनों में क्या दे रखे हैं, दोनों में असफल लोग दे रखे हैं। तो यहां भी असफल लिखने हैं, यहां भी असफल लिखने हैं। उसने कहा है कि जीए और क्यूटी में क्रमशः इतने लोग असफल रहे। जीए में कितने लोग असफल रहते हैं? 54% रहते हैं। और क्यूटी में कितने परसेंट लोग असफल रहते हैं? आप कहेंगे 45% लोग असफल रहते हैं। और दोनों में कितने परसेंट लोग असफल रहते हैं? तो आप कहेंगे 16% लोग असफल रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पूरे सर्किल की वैल्यू 54% है। 54% में से 16 को घटा दूं, 14 में से 6 गया 8, 38% केवल जीए में फेल होंगे। केवल जीए में, केवल जीए में फेल होंगे। कितने? 38% बच्चे। अगर इस पूरे सर्किल की वैल्यू 45 है, उसमें से 16 जाएगा तो केवल 29% लोग क्यूटी में फेल होंगे। ये जो 38% लोग हैं ये केवल जीए में फेल हैं। 29% लोग जो हैं ये केवल क्यूटी में फेल हैं। और 16% लोग दोनों में फेल हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनका फेल नाम से वर्ड जुड़ा हुआ है, फेल नाम से नाम जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे जी 38 और 16 54। 54 और 9 कितना? 63। 63 और 20 83% लोग ऐसे हैं जिनके साथ किसी ना किसी तरीके से फेल नाम का वर्ड जुड़ रहा है।
भाई ये जीए में फेल है, ये क्यूटी में फेल है, ये दोनों में फेल है, यानी ये फेल वालों का ये ब्यौरा दिया हुआ है। तो क्या 17% ऐसे होंगे जिनके साथ फेल नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों विषय में पास होंगे, ये दोनों विषय में पास होंगे 17%। 100 में से 83 जाएगा तो 17% लोग दोनों विषय में पास होंगे। उसने कहा है दोनों में 136 उम्मीदवार पास हैं, यानी 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 136 दी हुई है। 17 अट्ठे 136 होते हैं, 1% की वैल्यू 8 है, तो टोटल उम्मीदवार 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैंने आपको बताया जीए में जनरल एप्टीट्यूड में 54% लोग हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45% लोग फेल हैं, दोनों में 16% लोग फेल हैं। 54 में से इस पूरे सर्किल में से इसको घटा दोगे, केवल जीए में 38% आ जाएंगे। इस पूरे सर्किल में से 45 में से 16 घटा दोगे, केवल क्यूटी में आ जाएंगे। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये वो लोग आ जाएंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 100 में से इनको घटा दोगे तो ये दोनों विषय में पास वाले लोग आ जाएंगे, और उसने दोनों विषय में पास जो दिए हैं वो 136 विद्यार्थी दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 8 होगी तो 100 पार्ट की वैल्यू टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी कि 100 लोग टोटल हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 आप लोगों के सामने है। बताइए, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है मेरे भाई। नहीं होगा खत्म आज, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे खत्म, लेकिन छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है बेटा, भैया हमें कैसे पता करें कि वेन आरेख पास का रहेगा या फेल का? मेरे भाई मैंने कहा ना, जो दोनों के बारे में कहा हुआ है, जो दोनों के बारे में कहा हुआ है उसका वेन आरेख आप लोग बना लीजिए। बताऊंगा, इस क्वेश्चन को देखिए ना थोड़ा सा। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन में 66% उम्मीदवार पास हुए, और सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए, और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार पास हुए। दोनों पास के बारे में बताया हुआ है, जबकि दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार फेल हुए हैं। दोनों में क्या दिया हुआ है, दोनों में फेल का दिया हुआ है, तो आप फेल का वैनारेख बना लीजिए। आप फेल का वैनारेख मेरे प्यारे दोस्त बना लीजिए। ये मेरे प्यारे साथी क्या है, ये हमारा सेक्शन ए है, ये क्या है, ये सेक्शन बी है। ये सेक्शन ए दिया हुआ है, ये सेक्शन बी दिया हुआ है, और आपसे कहा है दोनों सेक्शन में जो है वो 8% उम्मीदवार फेल हुए हैं। दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार फेल हुए हैं। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका मतलब हमें यहां भी फेल लेना पड़ेगा, यहां भी फेल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फेल के दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है सेक्शन ए में 66% पास हुए हैं। अगर 66% पास हुए हैं तो क्या 34% फेल हुए होंगे? टोटल 100% लोग होते हैं, उसमें से 66% लोग पास हुए हैं, तो 34% लोग सेक्शन ए में फेल हुए होंगे। बात क्लियर हुई? सेक्शन बी में 51% पास हुए हैं, लेकिन हमें तो फेल वाले चाहिए, यानी कि 100 में से 51 जाएगा तो 49% जो है वो सेक्शन बी में फेल हुए होंगे। अगर ये टोटल 34 है, 34 में से 8 जाएगा, केवल सेक्शन ए से कितने विद्यार्थी फेल हुए होंगे? 26% फेल हुए होंगे। 49 में से 8 जाएगा, केवल सेक्शन बी से कितने परसेंट फेल हुए होंगे? 41% फेल हुए होंगे। अगर मैं पूछूं कि फेल नाम का वर्ड कितने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा जी 41 और 8 49, 49 और 6 55 और 20, 75% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है।
अगर 75% लोगों के साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है तो 25% के साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों सेक्शन में पास होंगे, ये दोनों सेक्शन में मेरे भाई पास होंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोनों सेक्शन में 450 उम्मीदवार पास हुए हैं, यानी 25% की वैल्यू 450 दी हुई है। 25 एकम 25 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। तो उसने कहा प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले टोटल छात्र कितने हैं, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 1800 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1800 मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन है, अब आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, अब आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए मेरे भाई, आज ही दे दूंगा। एक बार उनसे कहना रजनीश जी से, आज चैप्टर खत्म होता है तो आज चैप्टर मेरे भाई आज ही आपको वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, है ना। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, यहाँ सफल के बारे में कहा हुआ है, तथा 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। अगर दोनों विषय में असफल दिए हुए हैं, असफल दिए हुए हैं बच्चे, तो आपको असफल का ही वेन आरेख बनाना होगा, आपको असफल का ही वेन आरेख बनाना होगा। दो विषय हैं तो दो वेन आरेख बनाने होंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कितने हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, ये कौन से हैं, ये मैथ्स वाले हैं। उसने कहा है कि 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी भाई साहब ये तो महान लोग हैं, ये दोनों विषय में गए हैं। अगर 70% सफल होते हैं तो अंग्रेजी में 30% फेल होते होंगे। फेल का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों का फेल का ब्यौरा दिया हुआ है। 80% गणित में सफल होते हैं तो 20% फेल हुए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। 30 में से 10 जाएगा तो केवल इंग्लिश में 20% फेल हुए होंगे। 20 में से 10 जाएगा केवल मैथ में 10% फेल हुए होंगे। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यानी 20 और 10 30 और 10 40, 40% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ फेल जुड़ा होगा, चाहे वो एक विषय में हो चाहे वो दोनों विषय में हो। 40% लोगों के साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है 144 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। अगर 40% के साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है तो 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होंगे। उसने कहा है 144 लोग दोनों विषय में पास होते हैं, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आज मिल जाएगी भाई, 75 क्वेश्चन की आज वर्कशीट दे दूंगा, है ना। अगर आज चैप्टर खत्म हो जाता है, 6 दूनी 12 होगा, 6 चौक 24 होगा, टोटल विद्यार्थी 240 हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 200 टोटल विद्यार्थी 240 हो जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मिसलेनियस की तरफ लेके चल रहा हूं। मिसलेनियस में आप लोगों के जो ताजे फल सूखे फल वाले क्वेश्चंस होते हैं, या जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे दोस्त जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस प्यारे दोस्त हम लोग यहाँ समझ रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए आप इसे पढ़ो ही मत कि मिसलेनियस लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, मिसलेनियस लिखा हुआ है। हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस किए वो वेन आरेख के क्वेश्चंस किए, और वेन आरेख के क्वेश्चंस हम लोगों को समझ में आए। यहां से 2 वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और 2 वाले ही पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज ये चैप्टर इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आज रह जाएंगे, कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आगे बात समझ में, मैंने आपसे कहा था कि मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, तो मेरे भाई कल मैं क्लास ले रहा हूँगा, सैटरडे में आप लोगों की क्लास होगी, हर हाल में होगी। ठीक है मेरे भाई, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टार्ट करेंगे बड़े शानदार तरीके से। क्योंकि परसेंटेज में मेरे प्यारे दोस्त कल और कोई क्लास नहीं होगी तो हम क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ा लेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कल की क्लास में ले आऊंगा 2 4 5 क्वेश्चन, ठीक है, बनने लगेंगे वो, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करो। तो मैं ये कह रहा हूं जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस में इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से किया है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 144 पास है, मैंने भी तो पास का ब्यौरा लिखा है। 40% फेल थे तो 60% दोनों विषय में पास होंगे, और उसने पास कितने दिए? 144। तो 60% की वैल्यू 144 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 0.25, 2.08, 8.1 का एचसीएफ बता दो बेटा, निकालना बताया एचसीएफ, है ना? एचसीएफ निकालना बताया और आप शानदार तरीके से कर पाओगे। अब देखिए मेरे भाई, मिसलेनियस आपको पढ़ना नहीं है, मैं यहाँ कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ताजे फल और सूखे फल। ताजे फल और सूखे फल। मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ क्लासेस पे मत जाना, मैंने हर क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराए हैं, है ना? लेकिन चीजें समझाने की कोशिश की है मेरे भाई, है ना? तो आप निपटाने लगेंगे तो बहुत जल्दी निपटाने लगेंगे। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, फल है कोई मेरे पास, कोई फल है, मान लीजिए एक तरबूज है मेरे पास। तरबूज मतलब वाटरमेलन है मेरे पास। एक वो जब वो ताजा रहता है, एक वो जब वो सूख जाता है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन होती है? पहले तो ये बताइए, कोई भी फल जो है वो किन दो चीजों से मिलके बनता है? तो आप कहेंगे ये जो बनता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो पल्प होता है, एक वाटर होता है। कोई भी फल दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो पल्प होता है जिसे हम गूदा कहते हैं, और एक जो होता है वो होता है पानी होता है मेरे भाई, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। एक तो गूदा होता है, यानी एक तो गूदा होता है जिसे हम लोग पल्प कहते हैं, और एक मेरे भाई सूख क्या होता है? वाटर होता है। बेटा जो छूट गया, जब भी तो कल की क्लास रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे आएंगे। और जो आप मिश्रण के क्वेश्चन बोल रहे हो वो यहाँ नहीं कराऊंगा, वो रेशो मिक्सचर एंड डेलीगेशन में कराऊंगा। यहाँ का कोई मतलब नहीं बन जाता है, वो मिक्सचर एंड डेलीगेशन में कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। अगर वैन आरेख के 3 वाला जो बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा, वो मैं अभी आपको कल की क्लास में करा रहा हूँ, है ना, जब मिसलेनियस कराऊंगा। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। दो चीजों का मिलके बना होता है, एक तो पल्प का, एक वाटर का, यानी एक उसके अंदर पानी होता है, एक उसके अंदर छिलका होता है। जब कोई फल ताजा होता है तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जब कोई फल जो है वो सूख जाता है तो उसके अंदर से पानी गायब हो जाता है, पानी कम हो जाता है। पल्प की मात्रा कभी भी नहीं बदलती, यानी गूदा जो है वो कभी भी नहीं बदलता है मेरे भाई। गूदा जितना ताजे फल में रहेगा उतना ही सूखे फल में रहेगा, और यही कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को करने का। हम गूदे की मात्रा को समान कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा ताजे और सूखे फल में अंतर रहेगा केवल और केवल पानी का। पानी ज्यादा है तो वो फल ताजा होगा, पानी कम है तो वो फल सूखा होगा। पल्प की मात्रा कभी भी नहीं बदलती। जितनी ताजे फल में पल्प की मात्रा होती है उतनी ही सूखे फल में पल्प की मात्रा होती है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेहद आसान है, आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक ताजे फल में 62% पानी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 62% पानी है तो 38% क्या होगा? तो आप कहेंगे बचा कुचा पल्प होगा, क्योंकि कोई भी फल दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर 62% पानी है तो बचा हुआ 38% जो रहेगा वो पल्प रहेगा। सूखे फल में 24% पानी है तो क्या 76% जो रहेगा वो पल्प रहेगा? सूखे फल में 76% जो रहेगा वो पल्प रहेगा। मैंने कहा ताजा फल जितना भी होता है उसका 38% जो है वो पल्प है, और सूखा फल जितना भी होता है उसका 24%, 76% जो है वो पल्प है। और मैं अभी बता के आया हूं कि क्या चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा बराबर होती है। पल्प की मात्रा बराबर होती है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। आपने कहा ताजा फल अपॉन सूखा फल का रेशो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 38 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि दोनों का रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर ताजा फल 2 है तो सूखा फल 1 होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 100 किलोग्राम ताजा फल है। 100 किलोग्राम ताजा फल है तो 2 की वैल्यू 100 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो सूखा फल कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। अगर 100 किलो ताजा फल हैं तो उसमें से सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे 50 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं।
कितने किलो सूखा फल बनाए जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 50 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका केवल ये होता है कि जो पल्प की मात्रा है ताजे फल के अंदर, सूखे फल के अंदर, दोनों के अंदर पल्प की मात्रा समान रहती है। अगर यहाँ 62% पानी है तो इसके अंदर 38% पल्प होगा, और अगर यहाँ 24% पानी है तो इसके अंदर 76% पल्प होगा। दोनों की मात्रा समान है, इसलिए दोनों का रेशो 2:1 आएगा। ताजा फल 2 है, सूखा फल 1 होगा। उसने ताजा फल 100 किलो दिए हैं तो सूखा फल कितना हो जाएगा? 50 किलो हो जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139 क्वेश्चन आपके सामने है। कल आपकी क्लास होगी। हाँ, कल आप बेटा ये सोच के चलना, ऐसे कहेगा थोड़ी भैया पल्प की मात्रा समान है, बोलेगा थोड़ी ना। पल्प की मात्रा हम जानते हैं कि समान होती है, इसलिए हमें पल्प की मात्रा को समान लिखना पड़ेगा। तभी तो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट होता है पल्प की मात्रा को समान करना। ठीक है जी, कल क्लास होगी और इसी का मिसलेनियस चलेगा। इसमें बताऊंगा फिर से, सुनिएगा, जल्दी से बताइए। सीड्स का कोई मतलब नहीं होता, सीड्स इग्नोर कर देते हैं। आइए, 62%। गुरुजी 62% कहाँ गया है? कौन सा 62%? बेटा पानी का यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो बचे हुए मात्रा की बात कर रहे हैं। फिर आप कहोगे 24% कहाँ गया? बचे हुए की मात्रा की बात कर रहे हैं। आइए ना यहां समझते हैं। ताजे फल में 68% पानी है। अगर 68% पानी है तो 32% जो रहेगा वो पल्प रहेगा, बचा कुचा जो रहेगा वो पल्प रहेगा मेरे भाई। ठीक है। सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प रहेगा मेरे भाई। 75 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ताजा फल का 32% जो है वो गूदा है, यानी कि पल्प दिया हुआ है। सूखे फल का 80% जो है वो पल्प दिया हुआ है, और हम जानते हैं ताजा फल और सूखे फल में पल्प की मात्रा समान होती है। समान लिख देंगे। यहाँ s गुणा में है, इधर आके s भाग में आएगा। 32 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। आपने कहा जी 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32। अगर ताजा फल 5 है तो सूखा फल 2 रहेगा। अगर ताजा फल 5 है तो सूखा फल 2 रहेगा मेरे भाई। ताजा फल 5 है, ताजा फल 5 है, उसने ताजा फल 75 दिया है तो सूखा फल कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो सूखा फल कितना हो जाएगा? यानी सूखा फल जो है वो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सूखा फल जो है वो 30 हो जाएगा। अगर ताजा फल 75 है तो सूखा फल कितना हो जाएगा? सूखा फल जो है बच्चे 30 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, तो एक और क्वेश्चन लो मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब अभी इसी वक्त आपको देना है। हमने वैन आरेख के 3 से 4 क्वेश्चन किए, हमने ताजे फल सूखे फल के 3 क्वेश्चन किए, और अब मिसलेनियस में वैन आरेख के वो क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे भाई जिसमें मेरे प्यारे दोस्त 3 वाला वैन आरेख बन रहा होगा। 3 वाला वैन आरेख बन रहा होगा। उन क्वेश्चंस को कल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, ताजा अंगूरों में 80% जल होता है। 80% जल है तो 20%, 80% जल है, 80% जल है तो 20% जो रहेगा वो पल्प रहेगा। जबकि सूखे अंगूरों में 10% जल होता है, यानी कि 90% जो रहेगा वो पल्प रहेगा। 90% जो रहेगा वो पल्प रहेगा। यदि सूखे अंगूरों का वजन 250 किलोग्राम हो, इस बार सूखे अंगूरों का वजन दिया हुआ है बच्चे, तो ताजा अंगूरों का वजन कितना रहा होगा? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। ताजा अंगूरों में 20% जल होता है तो 80% पल्प होगा, 80% पल्प होगा। बहुत बढ़िया। सूखे फल में 10% जल होता है तो सूखे फल में 90% पल्प होगा। दोनों में पल्प की मात्रा समान होती है, यहां का दोनों का रेशो निकाल लेंगे। 90/80 आएगा, यानी दोनों का रेशो 9:8 आ जाएगा। दोनों का रेशो कितना आएगा? 9:8।
उसने सूखे अंगूरों का वजन 250 दिया है, 8 की वैल्यू 250 दी है, 8 की वैल्यू 250 दी है मेरे भाई। 8 की वैल्यू कितनी दी है? 8 की वैल्यू जो है, अच्छा बेटा गड़बड़ कर दी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, यहां तो हमने गड़बड़ कर दी भाई साहब। 80% तो जल था, तो 20% जो हो जाएगा वो पल्प होगा, और यहां सूखे फल में 10% जल था, तो 90% जो हो जाएगा वो पल्प हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये s गुणा में है, इधर भाग में आएगा, यहां 90/20 हो जाएगा, यानी ताजा फल अगर 9 है तो सूखा फल 2 रहेगा। उसने कहा सूखा फल 250 है, तो 2 की वैल्यू क्या दी है? 250। तो 1 की वैल्यू क्या दी है? 125 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू ताजा फल कितना हो जाएगा? तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा। यानी कि अगर 250 किलो सूखा फल है तो 1125 किलो जो है वो ताजा फल हो जाएगा। 1125 किलो जो है वो ताजा फल हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप कह देंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ना एक क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं, मैं एक आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। सेल्समैन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सेल्समैन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। हर एक टाइप को मैंने बहुत आराम से समझाया है, हर एक टाइप पे आपकी विशेष कमांड मैंने बनवाई है। अब हम क्वेश्चंस के कौन से लेके चल रहे हैं? तो आप कहेंगे जी अब हम क्वेश्चंस जो है वो सेल्समैन वाले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा प्यार से समझ। 125 कहां से आया बेटा? ये देखो ना, 2 की वैल्यू 250 दी हुई थी, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 से डिवाइड कर देंगे 125 आएगा। तो 90 की वैल्यू, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1125 आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेरे भाई। अब हम सेल्समैन के क्वेश्चन करने चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बस मेरे कहने से कुछ भी मत करना, केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ना। बिगिनर के लिए बेटा आप मुझे ये तो बताओ कि इस क्वेश्चन में ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनमें कौन सी ऐसी चीज है, क्या मैंने कभी किसी पॉइंट पे आपसे ये बोला कि मेरे भाई ये आप लोग जानते होंगे? मैंने तो हर एक छोटी छोटी सी बात बताई है। तो आप कैसे कह सकते हैं अनुज जी कि ये बैच बिगिनर के लिए नहीं है? अगर ये बिगिनर का मेरे मन में ख्याल ना होता ना, तो मैं इस परसेंटेज चैप्टर को कभी भी 14 क्लास में नहीं खत्म कराता। 14 क्लास में कभी भी खत्म नहीं कराता। ठीक है भाई, सेल्समैन वाले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सेल्समैन में पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कितने हैं सेल्समैन के? अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन जो है वो सेल्समैन के दिए हुए हैं, चौथा क्वेश्चन भी सेल्समैन का दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन जो है वो सेल्समैन के दिए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा टैक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कमाई है, ये कमाई है, कमाई इसे काट के आप लोग लिख लीजिए मेरे भाई। कमाई इसे काट के अर्निंग है, ये कमाई से काट के आप लोग लिख लीजिए 11,000। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है। 18% कमीशन मिलता है, यानी जितनी भी वो बिक्री करेगा उस पर बचे 18% कमीशन मिलता है। ठीक है, 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यानी कि नजारा कुछ ऐसा है कि एक वैल्यू लिख लीजिए 40,000 तक की बिक्री, और एक वैल्यू लिख लीजिए 40,000 से ऊपर की बिक्री। उसने कहा है कि 18%, कुल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है। यहां भी 18% कमीशन मिलता है, चाहे 40,000 से ऊपर की बिक्री करे, चाहे 40,000 से नीचे की बिक्री करे, 18% कमीशन मिलता है। लेकिन लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है।
1% का बोनस दिया जाता है। यानी जब वो 40,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस दिया जाता है। अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। यदि उसकी कुल कमाई 11,000 रुपए उसने कुल कमाए हैं तो क्वेश्चन ने पूछा है कुल बिक्री ज्ञात कीजिए कि कुल बिक्री क्या होगी। कुल बिक्री क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे। अगर मैं 40,000 रुपए तक की बिक्री करता हूं तो मुझे 18% कमीशन मिलेगा। अगर मैं 40,000 से ऊपर की बिक्री करता हूं तो 18% के साथ साथ मुझे 1% बोनस भी मिलेगा, यानी टोटल मुझे 19% कमीशन मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यह होता है कि यहां 1% की कमी है, अगर कैसे भी करके यहां 1% कमीशन और मिल जाए, बात को सुना, अगर कैसे भी करके यहां 1% कमीशन और मिल जाए तो क्या शुरुआत से लेके आखिर तक 19% कमीशन हो जाएगा। क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। अगर कैसे भी करके यहां 1% कमीशन और मिल जाए, भाई यहां 18 था, 40 से ऊपर 19 है, तो इसे 19 बनाने के लिए क्या 1% कमीशन और देना होगा इसे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 40,000 रुपए पर 1% कमीशन और देना होगा, क्या उस व्यक्ति को 400 रुपए और देने होंगे। जिस व्यक्ति को पहले 11,000 रुपए मिल रहे थे, उस व्यक्ति को अगर 400 रुपए और मिल जाते हैं, यानी 11,400 रुपए मिल जाते हैं, तो शुरुआत से लेके आखिर तक उसका 19% कमीशन हो जाएगा। शुरुआत से लेके आखिर तक उसका 19% कमीशन हो जाएगा। भाई यहां भी 19% हो गया, यहां भी 19%, तो क्या टोटल 19% कमीशन हो जाएगा उसका, अगर उसे 11,400 रुपए मिल जाते हैं। यानी मुझे यह पता चल चुका है कि 19% कमीशन की वैल्यू 11,400 है। 19% कमीशन की वैल्यू 11,400 है। तो 1% कमीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% कमीशन की वैल्यू 600 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है कुल बिक्री बताइए, यानी 100% कमीशन की वैल्यू ही कुल बिक्री कहलाती है। अगर 1% बराबर 600 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60,000 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ है दोबारा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा कि मैं एक सेल्समैन हूं। मुझे इस कंडीशन पे रखा कि अगर आपको जितनी भी आप बिक्री करोगे ना, आपको 18% का कमीशन मिलेगा। जितनी भी बिक्री करोगे आपको 18% का कमीशन मिलेगा। लेकिन एक शर्त और रखी कि भाई साहब अगर आपने 40,000 से ज्यादा की बिक्री कर दी तो आपको 1% बोनस का मिलेगा। बात क्लियर हो गई। 40,000 तक की मैं बिक्री करता हूं तो मुझे मेरे प्यारे दोस्त, हाँ 40,000 तक की मैं बिक्री करता हूं तो मुझे 18% कमीशन मिलता है। लेकिन अगर 40,000 से ज्यादा की बिक्री करता हूं तो 1% बोनस भी मिलता है, यानी मुझे 19% कमीशन मिलता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कैसे भी करके मुझे 1% कमीशन यहां और मिल जाए, तो क्या यहां भी 19, यहां भी 19, मेरा टोटल बिक्री पे 19% कमीशन हो जाएगा। यानी अगर 40,000 रुपए पर 1% कमीशन और मिल जाता मुझे, तो क्या 400 रुपए और मिल जाते। अगर 400 रुपए और मिल जाते तो पहले से ही मुझे 11,000 रुपए मिल रहे थे, 400 रुपए और मिल जाते तो क्या मुझे मिलने वाली रकम जो होती वो 11,400 होती। आप कहते हैं हां जी। लेकिन जब मुझे 11,400 मिल रहे होते
उस केस में मुझे टोटल बिक्री पर यहां से लेके यहां तक 19% कमीशन मिल रहा होता। यानी यह बात मुझे पता लग चुकी है कि 19% की वैल्यू 11,400 है। 19% की वैल्यू 11,400 है मेरे भाई। अगर 19% की वैल्यू 11,400 है तो 1% की वैल्यू 600 हो जाएगी। 100% की वैल्यू टोटल बिक्री 60,000 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, बोलिए, आगे बढ़े। 19% से ही तो डिवाइड किया बेटा, परसेंट हटा लिया, 19 से डिवाइड किया, 600 आ गया। 100% की वैल्यू निकलवा रहा हूं, तो परसेंट की तो आगे वैल्यू निकलवा ही रहा हूं, परसेंट से क्यों डिवाइड करें। अगर 19% की वैल्यू 11,400 है तो 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो बेटा परसेंट इधर ही लगे रहने दो। ठीक है, हाँ, फंस गया दिमाग में। अब देखना मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन। खुशबू यादव गुड़िया ऐसे ही कमेंट करो, और कमेंट करिए आप, है ना, और जो कमेंट करना है करिए। चलिए आइए, फिर कहते हैं चीजें समझ में नहीं आती हैं। आपका यही काम है, बस कमेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 142 पढ़िए, आराम से पहले पढ़िए मेरे भाई। मैं अगर 2 टाइप भी सिखा पाया तो मैं उसमें खुश रहूंगा कि हाँ मैंने 2 टाइप सिखा दिए मेरे भाई। कंपटीशन एडब्ल्यू और टीपीओ में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा जैसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे कम ही चीजें पूछी जाएंगी। चलिए, इस क्वेश्चन को करते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी मेरी भाई चीज। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहिए। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन और 15,000 रुपए की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यानी कि एक जगह लिख लो 15,000 रुपए की बिक्री पर और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर। मेरे भाई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन दिया जाता है, यानी यहां भी 12% का कमीशन दिया जाता है, यहां भी 12% का कमीशन दिया जाता है। लेकिन जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 1% का बोनस भी दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। उसकी कमाई कितनी है? 6350 रुपए। 6350 रुपए कमाई किस तरीके से? इस तरीके से। लेकिन मेरे एक चीज समझ में ना आ रही, अगर यहां गलती से वो 1% यहां भी उसे मिल जाता, कैसे भी करके 1% यहां भी मिल जाता, क्या शुरुआत से लेके आखिर तक 13% कमीशन हो जाता? क्वेश्चन को बनाना ज्यादा आसान हो जाता। तो मेरे भाई यहां 15,000 रुपए पर उसे 1% अपनी तरफ से दे दो। आपने कहा जी अगर उसे 1% मिल जाता यानी 150 रुपए उसे और मिल जाते। अगर 150 रुपए उसे और मिल जाते तो मेरे भाई उसकी कमाई 6500 रुपए होती। 6500 उस केस में होती जब शुरुआत से लेके आखिर तक 13% मिल रहा होता। 12 और 1 13, 12 और 1 13, शुरुआत से लेके आखिर तक 13% मिल रहा होता। उस केस में कमाई 6500 होती। यानी कि मेरे भाई 13 से काटिए, 13 पंजे 65, 1% की वैल्यू 500 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 500 हो गई तो कुल बिक्री पूछना चाह रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जवाब क्या हो जाएगा? 50,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 50,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि पॉइंट क्लियर हुए होंगे और 70-80% चीजें क्लियर हो गई। 1% 18 से यदि घटा दें, घटाने का बेटा तब घटाओगे जब 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री होगी ये आपको पता होगा। या तो इसे 1% घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाएंगे तो तब जब हमें पता होगा 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री है। यहां तो हमें पता है कि ये 15,000 तक की बिक्री है, इसलिए हमने 15,000 का 1% निकाला है। ठीक है जी, चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 50,000 की टोटल बिक्री हुई है, उसमें से कमीशन मिल गया है 6350 रुपए। बाकी पैसा कहाँ गया होगा? बाकी पैसा कंपनी गया होगा। बाकी पैसा जो है वो कंपनी गया होगा। 65 कहां से आया? बेटा जी यहां से देखो ना, 6350 से मिल रहे थे,
1% अगर उसे मिला होता तो 15,000 का 1% 150 होता है, 150 रुपये और जोड़ दो, 6350 में 150 जोड़ोगे तो उसे 6500 मिल जाएंगे। 6500 उसे तब मिल रहे होते जब शुरुआत से लेके आखिर तक 13% कमीशन मिलता। यानी हमें पता लग चुका है क्वेश्चन में कि 13% की वैल्यू जो है वो 6500 होती है। तो 100% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 50,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ना। मैं वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके निकल जाओगे अगर फालतू की चीजों में नहीं उलझे। जरूरी थोड़ी है कि 11,000 18% का कमीशन है, 19% का भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 40,000 से ऊपर की बिक्री होगी तभी तो 19% का होगा। ये लो, अंकित यादव, बिगिनर ही हूं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों को मतलब दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। ये भी है भाई साहब बिगिनर ही है और बिगिनर ही टॉप करेगा, बिगिनर ही टॉप करेगा, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो उसका कमीशन कितने परसेंट का होता है, तो आप कहेंगे उसका कमीशन 15% का होता है। ठीक है, 10,000 से अधिक की बिक्री पर 1% अपनी तरफ से जोड़ा है तो बाद में घटाया क्यों नहीं? बेटा घटाऊंगा क्यों? अगर 1% अपनी तरफ से इधर जोड़ा है तो इधर भी तो परसेंटेज 1% बढ़ाई है। इससे ही तो मुझे पता चला है कि 13% की वैल्यू 6500 है। मतलब अगर उसे 13% मिल रहा होता तो उसे 6500 मिल रहे होते। 13% की वैल्यू 6500 है, घटाना और जोड़ना क्यों है भाई? अब उसे 6350 मिल रहे हैं या नहीं? तो आपने कहा हाँ। अगर मैं उसे 1% और दे दूं तो क्या उसे 6500 मिल जाएंगे? अगर यहां परसेंटेज बढ़ाता हूं तो यहां भी तो वैल्यू बढ़ा रहा हूं, बात तो बराबर है ना। तो घटाने पटाने की बाद में जरूरत नहीं है मेरे भाई। मुझे पता लग गया है शुरुआत से लेके आखिर तक अगर 13% देता हूं तो 6500 रुपए उसे दे रहा होता। बस इतनी बात मुझे जाननी थी कि 13% की वैल्यू 6500 है। भाड़ में गई उसकी इनकम, भाड़ में गई बिक्री। 13% की वैल्यू 6500 है, मुझे बस ये जानना था। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन पर आइए, अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो 15% कमीशन मिलता है। ठीक है, 10,000 से अधिक की बिक्री करने पर, जब वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो सामान्य कमीशन की दर के ऊपर, मतलब सामान्य कमीशन तो मिलता ही मिलता है, इसके ऊपर 5% का बोनस भी मिलता है। इसके ऊपर 5% का बोनस भी मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 2060 रुपए है, 2060 रुपए है, तो उसे बोनस के रूप में कितने रुपए मिले? बोनस के रूप में कितने रुपए मिले, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे भाई बहुत प्यार से समझना, वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने यूज किया है और 100% आप लोगों से वादा करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे देंगे अगर शांति से पढ़ेंगे। आपने कहा जी अगर पैसा इस हिसाब से दिया जाता है तो 2060 रुपए उसकी कमाई होती है। लेकिन अब हम हिसाब बनाएंगे अपने हिसाब से। कैसे बनाएंगे अब अपने हिसाब से? भाई साहब ये 5% यहां ज्यादा ले जा रहा है। अगर कैसे भी करके मैं 5% इसे यहां और दे दूं तो क्या शुरुआत से लेके आखिर तक 20% कमीशन प्लस बोनस हो जाएगा? क्या शुरुआत से लेके आखिर तक 20% कमीशन प्लस बोनस हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। भैया जी इसे 5% और दो ना, यहां 10,000 पे 5% इसे दो। तो आपने कहा 10,000 पे 5% अगर हम इसे देंगे ना तो इसे 500 रुपए और मिल जाएंगे। अगर इसे 500 रुपए और मिल जाएंगे तो ये वैल्यू 2560 बन जाएगी। 2560 का मतलब है शुरुआत से लेके आखिर तक 20% कमीशन और बोनस मिलना। यानी 20% की वैल्यू 2560 है, ये क्वेश्चन बता चुका है मेरे भाई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1% की वैल्यू जो है वो 128 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 12,800 हो जाएगी। यानी अगर उसने कुल बिक्री पूछी होती, उसने कुल बिक्री पूछी होती तो सवाल का जवाब क्या होता, 12,800 होता। लेकिन क्या उसने टोटल बिक्री पूछी? आपने कहा नहीं। उसने पूछा है भाई साहब केवल बोनस कितने रुपए मिला होगा वो मुझे बताइए। अच्छा, बोनस मिलता कहां है? 10,000 से ऊपर की रकम पर कितना बोनस मिलता है? 5%। 10,000 से ऊपर की कितनी रकम है मेरे भाई? 12,800 में 10,000 से ऊपर की कितनी रकम है? तो आप कहेंगे 12,800 में से 10,000 जाएगा, 2,800 रकम जो है वो 10,000 से ऊपर की है। 10,000 से ऊपर की रकम पर 5% बोनस मिलता है। वो बोनस के बारे में ही आपसे जानना चाहता है। 28 पंजे 140 हो जाएगा। ₹12,800 की टोटल बिक्री हुई। उसने कहा कि अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो आपको ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलेगा। तो मैंने बिक्री 12,800 की तो उसने कहा कि आपने 10,000 से ऊपर 2,800 रुपए की बिक्री की है। इस 2,800 पे आपको 5% बोनस मिलेगा। आपका बोनस जो बनता है वो 140 रुपए बनता है। वही इस क्वेश्चन ने पूछा है कि बोनस कितना बना। आप कह देंगे 140 रुपए बना। 140 रुपए बना मेरे भाई। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2,800 कहां से आया बेटा? 12,800 की टोटल कमाई हुई है और मैं कह रहा हूं 10,000 से ऊपर कितनी रकम है, तो 10,000 से कितनी ज्यादा की आपने बिक्री की है? 2,800 रुपए ज्यादा की ही तो बिक्री की है। जो 10,000 से ऊपर की राशि है, 10,000 से ऊपर की राशि है, उस पर मेरे भाई 5% बोनस मिलता है। यानी इस राशि पर 5% बोनस मिला होगा। 5% बोनस मिला होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़े तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। 144वां क्वेश्चन आपके सामने है। फिर इसके बाद टैक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टैक्स का एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, है ना? टैक्स के क्वेश्चन है, इनकम टैक्स के। और फिर इसके बाद थोड़े से मिसलेनियस टाइप हैं। कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बताइए, एक ये क्वेश्चन और है, एक ये क्वेश्चन और है। मंडे से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। मंडे से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, और कल 1.5 घंटे के करीब में क्लास हो सकती है। जो क्वेश्चंस बचेंगे प्यारे दोस्त हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है, कल सैटरडे है, सैटरडे की क्लास बोली हुई है। मंडे टू सैटरडे इन लोगों की होगी मैथ्स की क्लास। चलिए फटाफट मुझे बताइए, देखना भाई। बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है। टोटल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है। जितनी भी वो बिक्री करता है उस पर टोटल 11% कमीशन मिलता है। यदि 15,000 से अधिक होती है तो उसे 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है। अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देता है तो 4% उसे अतिरिक्त बोनस मिलता है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% बोनस मिलता है और 15,000 तक की बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है। यदि उसे 1,980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है, 1,980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कितना बोनस प्राप्त होता है। बोनस कितना प्राप्त होता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा। एक बात मुझे बताइए, बस छोटी सी बात समझना। अगर कैसे भी करके यहां 4% और मिल जाए
तो क्या थ्रू आउट 15% हो जाएगा, शुरुआत से लेके आखिर तक 15% हो जाएगा, टोटल बिक्री पर 15% हो जाएगा। आपने कहा जी 15,000 की रकम है यहां, अगर मैं इस पर 4% कमीशन और दे देता इनको, या 4% बोनस और दे देता, तो क्या मैं 600 रुपए और दे देता? अगर मैं इन्हें 600 रुपए और दे देता तो क्या इनको जो मिल रहे होते वो 2580 रुपए मिल रहे होते? जब इन्हें 2580 रुपए मिलते ना, तब ये शुरुआत से लेके आखिर तक 15% कमीशन प्लस बोनस पा रहे होते। शुरुआत से लेके यहां भी 15%, यहां भी 15%, टोटल बिक्री पर 15% कमीशन पा रहे होते। यानी कि 15% की वैल्यू जो है वो 2580 दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 2580 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 एकम 15 होगा, 15 एकम 15, 10 बचेंगे, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, यानी कि 17,200 रुपए की टोटल बिक्री होगी। टोटल बिक्री 17,200 रुपए की होगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% बोनस मिलेगा। 15,000 से ऊपर की कितनी बिक्री है? 2,200 रुपए की बिक्री है, इस पर 4% बोनस मिलेगा। 4% बोनस मिलेगा। क्या बोनस के रूप में उसे 88 रुपए मिल रहे होंगे? 22 चौक 88, क्या बोनस के रूप में उसे 88 रुपए मिल रहे होंगे? क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने आप लोगों को सेल्स के कुछ क्वेश्चंस कराए, सेल्समैन के कुछ क्वेश्चन कराए। भाई लिख लेना। 3 वाला वेन डायग्राम, 3 वाला वेन डायग्राम, नरेश लिख लो। 2 क्वेश्चन सेल्समैन वाले, कंपनी में पैसा जमा होता है वाले, कंपनी में पैसा जमा होता है। ये तो अभी सेल्समैन को मिल रहे थे। एक क्वेश्चन यहां से बनता है जो कंपनी में पैसा जमा होता है। 2 क्वेश्चन इलेक्शन वाले, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 88 कैसे आया बेटा? 88 बताया तो कि अगर 15,000 से ऊपर की राशि है, टोटल कितने की बिक्री की है आपने? 17,200 की बिक्री की है। इसमें से 15,000 से ऊपर की कितनी राशि है? तो आप कहेंगे 17,200 की टोटल राशि है। 15,000 से ऊपर की राशि जो बैठेगी वो 2,200 बैठेगी। इस पर 4% कमीशन मिलता है। इसका 4% कमीशन निकालेंगे, 22 चौक 88 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चल अब मेरे प्यारे दोस्त मैं एक टॉपिक बताने जा रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमारी जो इनकम होती है, हमारी जो आय होती है, हमारी जो इनकम होती है, जिसे हम लोग आय कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो नेट इनकम, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, और एक मेरे प्यारे दोस्त टैक्स। ठीक है, मान लो 1,000 रुपए हम लोगों ने कमाए, 1,000 हम लोगों ने कमाए, उसमें से 1,000 रुपए हम लोगों ने कमाए, उसमें से 100 रुपए टैक्स चला गया। तो मेरे भाई कितने मेरे पास बचे? 900 रुपए शेष बचे। उसी को हम लोग नेट इनकम कहते हैं, उसी को हम लोग नेट इनकम कहते हैं। यानी कि जो भी मेरे प्यारे दोस्त मैंने पैसा कमाया होगा, उसमें से टैक्स जाने के बाद जो रकम बची होगी वो मेरी नेट इनकम कहलाई होगी। वो मेरी प्यारे दोस्त क्या कहलाई होगी? वो मेरी शुद्ध आय कहलाई होगी। वो मेरी शुद्ध आय कहलाई होगी। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान। मान लो मेरी सैलरी है, महीने की सैलरी है मेरे भाई 10 लाख रुपए। मान लो मेरी महीने की सैलरी है 10 लाख रुपए। मेरी बात को थोड़ा सा समझना।
मेरी महीने की सैलरी है 10 लाख रुपए, जिसमें से मैं 3 लाख रुपए टैक्स दे देता हूं, जिसमें से मैं 3 लाख रुपए टैक्स दे देता हूं, तो मुझे बचेगी कितनी? टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगी वो 7 लाख रुपए होगी। 10 लाख रुपए मैंने कमाया है, 10 लाख रुपए मैंने कमाया है बच्चे, उसमें से 3 लाख रुपए मैंने टैक्स में दे दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या मैंने 7 लाख रुपए बचाया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचाया होगा। अगले महीने भी मेरी इनकम 10 लाख रुपए ही थी, 10 लाख रुपए ही थी, अगले महीने भी मेरी इनकम 10 लाख रुपए ही थी मेरे भाई। लेकिन इस बार टैक्स की रेट बढ़ गए और मुझे किसी वजह से 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा, किसी वजह से 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा। तो अब मेरी कमाई कितने की रह जाएगी? मेरी शुद्ध आय जो है वो 6 लाख रुपए की रह जाएगी। ऐसा ही तो कुछ मतलब होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरी इनकम कांस्टेंट है, अगर मेरी इनकम बराबर है, अगर मेरी इनकम जो है वो सेम है, तो अगर टैक्स में बढ़ोतरी हुई तो जितनी टैक्स में बढ़ोतरी होगी उतने ही रुपए की मेरी नेट इनकम कम हो जाएगी। मान लो मेरे टैक्स में 20% बढ़ा और नेट इनकम मेरी 5% कम हो गई, तो मेरे भाई टैक्स का 20% जो होगा वो नेट इनकम के 10% के बराबर होगा। उसने ये कह दिया टैक्स में 30% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण नेट इनकम जो है वो 5% कम हो गई, नेट इनकम 5% कम हो गई। तो मैं बस इतना जानता हूं, जितने रुपए की वृद्धि होगी टैक्स में, उतने की रुपए की ही कमी होगी नेट इनकम में। तो अगर टैक्स का 30% बढ़ा तो टैक्स का 30% जो होगा वो नेट इनकम के 5% के बराबर होगा। यहां 1 लाख रुपए टैक्स बढ़ा था तो यहां 1 लाख रुपए मेरी नेट इनकम घटी है। यानी जितनी वैल्यूज की टैक्स में बढ़ोतरी होगी उतनी ही वैल्यूज की नेट इनकम में कमी होगी, या जितनी वैल्यूज की टैक्स में कमी होगी उतनी ही वृद्धि मेरी नेट इनकम में होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, 145वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक बार पढ़िएगा मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से। कल ठीक 11 बजे हम लोग मिलेंगे। आयकर में 19% की वृद्धि हुई, टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो गई। मैं वैल्यूज में जानता हूं कि जितना टैक्स का 19% बैठेगा, जितनी वैल्यू बढ़ी होगी उतनी ही वैल्यू नेट इनकम में कम हुई होगी। यानी नेट इनकम का 6% उतना ही बैठेगा जितना टैक्स का 19% बैठेगा। जितना टैक्स का 19% बैठेगा ना, 19% मेरे टैक्स में वृद्धि हुई है, तो जितनी वैल्यू टैक्स में बढ़ी होगी उतनी ही वैल्यू मेरी नेट इनकम में कमी आई होगी। यानी टैक्स का 19% जितना बैठेगा, मान लो 50,000 बैठ रहा है, तो 50,000 की ही कमी आई होगी। यानी नेट इनकम का वो 6% के बराबर होगा। यही बात समझ में आ गई? टैक्स का 19% नेट इनकम के 6% के बराबर है। यहां से टैक्स और नेट इनकम का अगर आप रेशो निकालेंगे तो वो 6/19 आएगा। यानी 6 रुपए टैक्स देने के बाद 19 रुपए आपके पास बच गए, तो क्या टोटल इनकम 25 रुपए होगी? 19 और 6 25 होगी। हमेशा टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है। उसने पूछा टैक्स का रेट बताइए, टैक्स का रेट कितने रुपए टैक्स लगा? 6 रुपए। कितने रुपए पर? टोटल सैलरी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 24% हो जाएगा। यानी टैक्स की रेट कितनी है? 24% है। टैक्स की रेट कितनी है? 24% है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने का तरीका, ये जो नेट इनकम है ये ही कमी या वृद्धि होती है, यही मेरा टैक्स होता है मेरे भाई। कितने पर? टोटल 25 पर। दोनों को जोड़ दीजिए तो 100 पर कितना। ऐसे आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, बाकी कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपके बोले हैं आपसे वो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। जो वो आप कह रहे हैं मिश्रण वाले क्वेश्चन, वो प्यारे दोस्त मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में कराऊंगा, उनकी आपको परेशानी नहीं लेनी है।
उसके बाद आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चाहे वो पास फेल के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चाहे वो वेन आरेख के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चाहे वो पॉपुलेशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो इलेक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरे भाई सूखे फल ताज़ा फल के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो सेल्समैन के क्वेश्चन हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग वो सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि वो छूट गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ऑफिशियल राहुल तेवतिया, ब्लू टिक आप लोगों को दिखाई देगा। वहाँ आप जो चाहे, जो परेशानी हो, जो दुख दर्द कष्ट हो, उसे वहाँ भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।